Hello and welcome all of you. In today's lesson, we'll be studying about microeconomics and macroeconomics. Okay. So first thing first is that economics is divided into two sections, which is macro and microeconomics. Okay. So let us understand this. Okay. So macro denotes लार्जर एंटिटी, ठीक है, ये बड़ी चीजों के लिए लिया जाता है। और मैक्रो जैसे आप समझ सकते हैं, ये वर्ड आया है माइक्रो से, तो ये माइक्रो मतलब छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो लार्जर स्केल पे होगा वहां मैक्रो वर्ड यूज करेंगे, और जो कंपैरेटिवली काफी स्मॉलर स्केल पे चीज होगी उसको माइक्रो वर्ड से डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही जब इकोनॉमिक्स पे अप्लाई किया जाता है बड़े स्केल पे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, फाइन। और जब उसको छोटे स्केल पे लेते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फाइन। Okay. So let's move ahead. Macroeconomics deals with the behavior of aggregate economy. ठीक है, जो पूरी कंट्री है, कंट्री एज अ होल, तो उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक आइडिया अगर लेना है तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल लेवल पे समझना हो तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर लेवल पे, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लेवल पे, ठीक है, तो वहां हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। जो इंडिविजुअल लेवल की बात होती है, चाहे वो किसी पर्सन की उसके अपने खर्चे हों, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हों, ठीक, उसके अपने इनकम हो, ठीक है। चाहे एक पर्सन हो तो उसकी क्या इनकम है, क्या खर्चे हैं। एक फैमिली की बात अगर हम करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जिसको कहा जाता है, तो उस पूरे फैमिली की क्या इनकम है, क्या खर्चे हैं, ठीक है। और अगर हम एक कंपनी की बात करें, एक एंटरप्राइज की बात करें, ठीक है, एक प्रोडक्शन कंपनी है, प्रोडक्शन फर्म, तो उसको क्या इनकम मिल रहा है और क्या उसके खर्चे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, या एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं, उनके इनकम, उनके एक्सपेंडिचर, उनके बिहेवियर ऑफ स्पेंडिंग की बात करें, तो हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब इसी चीज को कंट्री लेवल पे देखा जाए, इसको जब आप फोकस करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे या किसी पर्टिकुलर कंट्री के लेवल पे, तो इसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आइए इसको आगे और समझते हैं डिटेल में। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इंडिविजुअल लेवल पे इसको लिया जाता है। तो अब एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, तो उसके पास अपनी कुछ चॉइसेस है कि वो क्या खर्च करना चाहता है, क्या परचेज करना चाहता है, किस चीज की उसको नीड है, किस चीज की डिमांड है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द चॉइसेस व्हिच इज मेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या चाहिए, क्या डिमांड है, तो उसकी क्या चॉइस है, उस पर फोकस होता है। उसके साथ साथ as well as business concerning the fluctuating cost of goods and services in an economy, ठीक है। तो किसी भी देश में कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, एक गुड है, एक सर्विस है, तो उसकी डिमांड क्या होगी वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल लेवल पे। उसको बनाने वाली जो कंपनीज है वो सप्लाई कर रही है उस चीज को बनाकर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर बिजनेस है, बिजनेस फर्म्स हैं, एंटरप्राइज हैं, और साथ में कुछ कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो ये ओवरऑल मिलके क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट है, डिमांड है, सप्लाई है, उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिमांड एंड सप्लाई है। अब डिमांड कौन करेगा, डिमांड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो सकती है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड हो सकती है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड सेक्टर फैमिली की डिमांड हो सकती है, एक पर्टिकुलर बिजनेस की डिमांड हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है डिमांड की, सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, ठीक है। अलग अलग मार्केट्स, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सेक्शन है, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो जो गुड्स हैं, सर्विसेज की सप्लाई कितनी ज्यादा है। तो डिसीजंस यहाँ लोगों के होते हैं कि उनको क्या खरीदना है, क्या खर्च करना है, क्या उनकी डिमांड है। तो डिसीजंस आर मेड बाय द पीपल, ठीक है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इंडिविजुअल सेक्टर को क्या खरीदना है, क्या उनकी डिमांड है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस फर्म्स हैं उनके भी डिसीजंस होते हैं कि हाँ, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग
प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिनोट किया जाता है। किसी चीज की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली क्या होगा कि उसकी प्राइस में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइसिंग वगैरह होती है तो ये भी डिपेंड करती है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स की क्या डिमांड है, क्या उनके डिसीजन है, और उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस वगैरह जो होते हैं वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक, और यहाँ पे बात होती है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब कोई एक कस्टमर है, उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या उसके खर्चे हैं, क्या वो खर्चा बढ़ाना चाह रहा है या वो अपने खर्चे कम करना चाह रहा है, सेविंग बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सामान बनना शुरू होगा। अगर सब लोग खर्च करना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर गुड्स लेट्स अज्यूम बर्गर को खरीदना चाह रहे हैं, तो अब डिमांड बर्गर की बनना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जितने भी बाकी इंडिविजुअल्स हैं जो कि एंटरप्राइज खोल के बैठना चाहते हैं या बर्गर की कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो वो और ज़्यादा खोलेंगे क्योंकि इनको पता है डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, सप्लाई भी उतनी ज़्यादा कर दी जाएगी, तो ओवरऑल सबकी नीड्स फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर को देखा जाता है या एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखा जाता है, उनके कस्टमर्स की क्या क्या नीड्स, उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग फोकस किया जाता है। और उसी के साथ साथ किसी चीज को बनाना है तो आपको लेबर भी चाहिए। तो डिमांड फॉर सर्विस एंड डिमांड फॉर लेबर कितना है मार्केट में। ठीक है, अगर ओवरऑल मार्केट में डिमांड है तो प्रोडक्शन किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाएंगी और उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए। ठीक, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकें, आप क्या ह्यूमन लेबर प्रोवाइड कर सकें, तो उसकी क्या डिमांड है उसकी भी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें आपके लेबर मार्केट्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिमांड पे भी ये बेसिकली फोकस रहता है क्योंकि जितनी डिमांड होगी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, सर्विस उतनी ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ ये डिटरमाइन करता है कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या वेज होगी, क्या सैलरी होगी। ठीक, ओके, तो अब बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ये हर चीज इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होती है और फिर ये आगे बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसके क्या खर्चे हैं, क्या डिमांड्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उनके क्या खर्चे हैं, क्या इनकम में क्या डिमांड्स हैं, और फिर एंटरप्राइज वगैरह क्या बना रहे हैं, क्या डिमांड्स, क्या खर्चे हैं, क्या उनके इनकम है। तो इससे जो होता है ये बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े लेवल पर धीरे धीरे जाते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है टेक्स अप अ बॉटम अप अप्रोच टू एनालाइज द इकोनॉमी। फाइन, ओके, और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हो जाती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट डिसाइड व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। और मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में डिसाइड नहीं करेगा, इनफैक्ट ये बताएगा कि मार्केट में चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स व्हाई देयर आर चेंजेस हैपनिंग इन द मार्केट। क्यों मार्केट में चेंजेस आएंगे, डिपेंड करेगा सब कुछ डिमांड और सप्लाई। अब लोगों का जो कंज्यूमर्स है उनका अगर बाइंग पैटर्न, जो सामान वो खरीदना चाह रहे हैं, जो बिहेवियर है उनका, एक्सपेंडिचर बिहेवियर, कंजम्पशन बिहेवियर, अगर वो चेंज हो जाएगा मार्केट में तो उससे मार्केट में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डिमांड सप्लाई को फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे बात करता है, इसीलिए बता सकता है कि हाँ मार्केट में चेंजेस क्यों हो रहे हैं। लेट्स अज्यूम लोगों के पास पैसा ही नहीं, इनकम नहीं, तो मार्केट में डिमांड नहीं रही किसी चीज की। ठीक है, स्लो डाउन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिमांड नहीं मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं, इनकम नहीं लोगों के पास। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि रूट लेवल कॉज क्या है, कि इंडिविजुअल्स के हाथ में पैसे नहीं, इसीलिए उनकी डिमांड नहीं बढ़ पा रही। तो इंडिविजुअल के हाथ में अगर पैसे नहीं होंगे डिमांड नहीं आ पाई, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स रोल प्ले करता है। राइट, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कहाँ कहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्टर यूज किया जाता है। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको ये बॉटम अप अप्रोच है, तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि इंडिविजुअल डिमांड की पहले बात की जाती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे, पर्टिकुलर लेवल पर पर्टिकुलर एंटरप्राइज की क्या डिमांड है, पर्टिकुलर कंज्यूमर की क्या डिमांड है, ग्रुप ऑफ पीपल की क्या डिमांड है। यहाँ ओवरऑल डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड की बात की जा रही है। ठीक है, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में चेंजेस अगर आना शुरू हो जाते हैं, क्यों होता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिमांड्स हैं, ग्रुप ऑफ डिमांड्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, या कम होना शुरू हो रही। तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उसमें फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये डील करता है आपका इंडिविजुअल इनकम। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, पर्टिकुलर पीपल पर्सन है या एक एंटरप्राइज है, कितनी रिसिप्ट है, कितनी इनकम है उसकी, इस सबकी भी स्टडी करता है
माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये वर्ड यहाँ जो यूज किया है मैक्रो वर्ड, ये मैक्रो वर्ड जो होता है ये लार्जर सेक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। माइक्रो में क्या था, हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे बात करते थे, एक पर्टिकुलर ग्रुप लेवल पे बात करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरे देश की बात करेंगे, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है which deals with how an economy functions on a large scale, ठीक है। ये पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बड़े स्केल पे कैसे काम करती है, ये दर्शाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये डिफरेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम देख रहे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या था, इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्लेयर्स की बात हो रही थी, ठीक है। जैसे कि कंज्यूमर्स की बात हो रही थी, कंज्यूमर्स का बिहेवियर पैटर्न क्या खरीदना चाहते हैं, क्या डिमांड है, क्या उनकी इनकम है, ठीक है। पर्टिकुलर फर्म्स जो कंपनीज है उनकी क्या डिमांड है, डिसीजन क्या क्या वो लोग लेते हैं, मतलब क्या खरीदना चाहते हैं, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना एलोकेशन रिसोर्सेज करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम वहाँ करते थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें नहीं की जाती। यहाँ पे क्या, ये पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके जो इश्यूज को, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एज अ होल ट्रीट करता है एक साथ, ठीक है, रेदर देन दोज ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स और स्पेसिफिक मार्केट, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी की बात यहाँ नहीं होती, ओवरऑल जितना देश में जो जो चीजें हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं ओवरऑल, उन सब की बात यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड नहीं होती, जैसे आपने चेक किया था ऊपर जो इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड देखी जाती है, यहाँ पे दूसरी चीज देखी जाती है, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट फिनोमेना है, टोटल डिमांड की बात होती है, पूरे देश की टोटल डिमांड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी एग्रीगेट फिनोमेना हैं ओवरऑल जो देश में होते हैं उसकी बात की जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को आप समझ सकते हैं बेसिकली जीडीपी से, ठीक है, फाइन। तो इसको आप समझ सकते हैं जीडीपी से, यहाँ पर ठीक है। तो देश का जीडीपी क्या है, कैसा है, ग्रो कर रहा है, नीचे जा रहा है, इसके एनालिसिस करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आ जाता है, फाइन। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, देश में कितनी बेरोजगारी वगैरह है उसका एनालिसिस करना, इसकी स्टडी करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक है। महंगाई कितनी है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ये सब जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के रेंज में आ जाता है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन वगैरह इस्तेमाल करती है, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे इकोनॉमी को पड़ता है, पूरे देश से पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आरबीआई है या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो जो मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करता है, इसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे ओवरऑल लेवल पे आता है, ठीक है, पूरे कंट्री लेवल पे आता है। तो इसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में डाला जाता है। इसके साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया का जो इंटरेक्शन दूसरी कंट्री के साथ, जो फॉरेन मनी बाहर से यहाँ आ रहा है, एफडीआई वगैरह, एफपीआई वगैरह, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवरऑल इकोनॉमी पे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स वगैरह है, ये सारी चीजें भी हम डील करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ओके। अब आइए एक डायग्राम देखते हैं, उसको समझते हैं। ओके, तो देखिए ये डायग्राम आपके सामने है, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंपेयर किया गया है। तो पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ मैंने बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल मार्केट की बात की जाती है, ठीक है, पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात की जाएगी, पर्टिकुलर फर्म कंपनी की बात की जाएगी, ठीक। और इसके कॉन्ट्रेरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पूरे देश की बात की जाती है, ठीक है। तो जीडीपी वगैरह इकोनॉमिक ग्रोथ की बात यहाँ की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, ठीक है, एक इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन अ पर्टिकुलर गुड, एक पर्टिकुलर जो सामान है उसकी प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसकी बात की जाती है। यहाँ पे क्या है, ओवरऑल देश में कितना इन्फ्लेशन है, ठीक है, ओवरऑल जो जनरल प्राइसिंग है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, जनरल प्राइस लेवल की बात की जाती है। ओवरऑल देश में जितने भी सामान हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें कितनी महंगाई आई है उसकी बात की जाती है। माइक्रो में क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल मार्केट की बात की जाती है, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर है वहाँ पे कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, उसकी बात की जाती है। देश में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, पूरी बेरोजगारी कितनी है देश में, उसकी बात जब करनी हो तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे बात की जाती है, ठीक।
इसी के साथ नीचे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये है आपका, यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर की बात की जाती है। पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ पीपल है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, उनकी क्या डिमांड है, क्या खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो हो गया। मैक्रो में क्या, पूरे देश में टोटल डिमांड कितनी है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात यहाँ नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड को यहाँ पे चेक किया जाता है, फाइन। इंडिविजुअल लेवल पे क्या चेक करते हैं हम, सप्लाई ऑफ गुड्स। एक पर्टिकुलर कमोडिटी, उसकी सप्लाई कैसी है वो डिपेंड करता है उस कमोडिटी की डिमांड कितनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैक्रो में टोटल प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी हम चेक करते हैं, ठीक है। ओवरऑल कितना ज्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमी है, कितनी आउटपुट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसको भी लिंक करते हैं एक तरह से जीडीपी से, कि टोटल गुड्स एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में एक देश में। तो ये मैक्रो लेवल पे चेक किया जाता है। एक पर्टिकुलर गुड्स को यहाँ पे चेक नहीं करते, ओवरऑल आउटपुट यहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन चार्ट मैंने बनाया आप लोग के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे डिफरेंसेस क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए इसको देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका है, इट प्राइमरीली डील्स विद द इंडिविजुअल इनकम, ठीक है। ये भी मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे हर चीज इंडिविजुअल लेवल पे होगी, चाहे वो इंडिविजुअल इनकम हो, इंडिविजुअल आउटपुट हो। एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसका आउटपुट कितना है, ठीक है। गुड्स जो एक आध गुड्स हैं, पर्टिकुलर गुड्स उनकी कितनी प्राइजेस है, स्पेसिफिक गुड्स उनकी कितनी प्राइजेस हैं, क्या प्राइजेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स जो आपका सेक्शन यहाँ पे यूज होगा, ये माइक्रो लेवल पे होगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे टोटल बात की जाती है, एग्रीगेट टोटल चीजों की बात की जाती है। पर्टिकुलर इनकम की बात नहीं की जाएगी इंडिविजुअल की, ना पर्टिकुलर डिमांड की बात की जाएगी। ओवरऑल देश में क्या टोटल चीजें हैं उसकी बात की जाएगी, देश का टोटल आउटपुट कितना है, ठीक है। ओवरऑल नेशनल इनकम कितनी है देश की, जनरल प्राइस लेवल्स कितने हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का नहीं, टोटल। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह की बात की जाएगी। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। माइक्रो में क्या है, रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। एक व्यक्ति है, एक फैमिली है, हाउस होल्ड, ठीक है। एक कंपनी है, फर्म, उसका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर मतलब एक्सपेंडिचर बिहेवियर, क्या खरीदना पसंद करता है, कितना खर्च करना पसंद करता है, ठीक है। अपने पास जो उनके रिसोर्सेस हैं, जो पैसा है, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसको किस तरह से एलोकेट करते हैं सामान खरीदने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसकी बातें होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या कंपनी के बिहेवियर को चेक नहीं किया जाता, पूरे स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है परफॉर्मेंस। देश का पूरा परफॉर्मेंस जो इकोनॉमी है इन टोटलिटी उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए कुछ फैक्टर्स की स्टडी की जाती है, जैसे कि जीडीपी, देश का टोटल आउटपुट कितना आ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की जा रही है पूरे एक साल में। उसके साथ साथ देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है। किस रेट से जो है देश आपका ग्रो कर रहा है, ये सारी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ओवरऑल कंट्री लेवल पे यहाँ पे बात की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज का पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। देश के एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट की स्टडी की जाएगी। एक पर्टिकुलर सेक्टर को आपने उठा लिया, ठीक है। अब उस सेक्टर की बात आपने की कि हाँ यार, इस सेक्टर में क्या ग्रो हो रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या इनकम लोगों को मिल रही है, तो ये माइक्रो हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात नहीं होगी, ठीक है। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो भी सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर, तो कवर सेवरल मार्केट सेगमेंट, सबको कवर किया जाता है और वहां पे ओवरऑल हर एक चीज आउटपुट प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ओवरकमिंग इश्यूज लाइक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। जो भी देश में इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट के पास कि हाँ जो रिसोर्सेज इन हैंड हैं, ठीक है, उसको कैसे हम एलोकेट करें। तो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी की जाएगी, हाँ लोगों को किस चीज़ की नीड है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें और प्रोडक्शन बढ़ाएं, ठीक है। डिमांड की बात की जाती है, लोगों की डिमांड क्या है, डिमांड मार्केट में कम है, ज़्यादा है, इसको फोकस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है। फैक्टर प्राइसिंग, कोई सामान बनाया जा रहा है, उसके लिए कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या पड़ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को देखते हुए सरकार जो है इकोनॉमिक वेलफेयर की अपनी नीतियां ला सकती है, किसको क्या मिल पा रहा है, क्या नहीं मिल पा रहा है, ठीक है।
और प्रोडक्शन और कंजम्पशन की भी बात यहाँ पे होती है। तो एंटरप्राइज वगैरह भी जो होते हैं वो कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को आप स्केल डाउन स्केल करते रहते हैं। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बातें होती हैं इश्यूज लाइक देश की नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, ओवरऑल इनकम देश की क्या है, एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है देश में, जनरल प्राइस लेवल क्या है, मनी सप्लाई क्या है देश में, इन सब की बातें ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फाइन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे बात होगी, कमोडिटी की बात होगी, सर्विस की बात होगी और उसके डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होगी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई की पूरे देश की। ठीक है, पूरे देश की कितनी एग्रीगेट डिमांड है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई है सामान की। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इन रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कि किसी एक सामान के प्राइस को अगर सरकार को रेगुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, चेक कर सकती है कि हाँ ठीक है प्रैक्टिस और प्रोडक्शन क्या क्या है, देश में लेबर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी चीज़ बनानी है आपको एंटरप्राइज को तो उसको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है, कैपिटल वगैरह चाहिए। तो किसी भी देश में एक इकोनॉमी में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी लागत लग के एक सामान बनता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फैक्टर प्राइस। तो फैक्टर प्राइस को रेगुलेट करना अगर है कि कम ज़्यादा कितनी प्राइस होना चाहिए एक पर्टिकुलर गुड, तो सरकार यहाँ पे इंटरवीन करना चाहे कि हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस फिक्स करना चाहे, या मे बी एंटरप्राइज खुद प्राइवेट सेक्टर भी अगर प्राइस फिक्स करना चाहे, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कंज्यूमर की डिमांड को समझते हुए, उसकी नीड को समझते हुए किसी भी कमोडिटी का प्राइस फिक्स किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये ओवरऑल जो देश में इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनको सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है, समझा जाता है क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग डील किया जाता है। तो मोर ओवर आप ये समझ सकते हैं कि ये हमेशा पूरे देश के जो इश्यूज हैं उसकी बात करेगा, ये एक इंडिविजुअल सेक्टर की बात करेगा, उसमें क्या इश्यूज हैं, किसी पर्टिकुलर प्राइस को कंट्रोल करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी डिमांड क्या प्रॉब्लम है, इनकम कैसे जनरेट की जा सकती है, डिमांड कैसे जनरेट की जा सकती है, रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे किया जाए, इसकी बात करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, ये है आपका रीफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह आप समझते हैं, रीफ्लेशन समझ लीजिए क्या होता है। तो रीफ्लेशन देख, रीफ्लेशन एक पॉलिसी, अब इसको आप मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, या दोनों का एक मिक्सचर भी ये हो सकता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जनरली देश का एक सेंट्रल बैंक लॉन्च करता है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी सरकार के अंतर्गत रहती है, सरकार कंट्रोल करती है। ठीक, तो रीफ्लेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक पॉलिसी, रीफ्लेशन इज अ पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी विच कैन बी मॉनेटरी, विच कैन बी फिस्कल, और इट कैन बी बोथ, दोनों हो सकती है। ठीक है, मॉनेटरी प्लस फिस्कल मतलब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है और आरबीआई सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो एक ऐसी पॉलिसी है, इसका काम क्या होता है कि जब भी देश में स्लो डाउन चल रहा हो, डिमांड कम हो, देश में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही हो, स्लो डाउन रहे समय रहे या रिसेशन का समय रहे देश में, ठीक है, तो उस समय देश जब रिसेशन से जूझ रहा हो या इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा हो, तो कैसे कोई फिस्कल पैकेज दे के देश को बूस्ट किया जा सके, ठीक है, या कैसे टैक्सेशन को रिड्यूस करके, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को कम करके डिमांड को बूस्ट किया जा सके, यहाँ पे रिफ्लेशन का काम यूज होता है। तो रिफ्लेशन का मेन गोल क्या होता है कि जो भी आउटपुट है उसको और बढ़ाया जाए। ठीक है, आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास डिमांड नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है हाथ में, तो डिमांड नहीं आ पा रही, तो स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो डिफ्लेशन हो रहा है, जो लगातार स्लो डाउन मार्केट में आ रहा है, रिफ्लेशन आ रहा है, उसको हटाया जा सकता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। डिमांड जनरेट करने के लिए खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए, मतलब सिंपल हाथ में आपके होना चाहिए परचेजिंग पावर, पीपी। ठीक है, तो पैसा ज्यादा हाथ में आना चाहिए, तो या तो सरकार मनी प्रिंट करना शुरू कर दे, ठीक है, या फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ओवरऑल जो इफेक्टिव मनी हाथ में उसको बढ़ाया जा सके। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ला सकती है कि टैक्स कट कर सकती है, टैक्सेशन को कम कर सकती है, ताकि मैक्सिमम पैसा आपके हाथ में रहे, टैक्स आपको कम से कम देना पड़े किसी भी कमोडिटी को। ठीक है, उसके साथ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर सकती है। ठीक,
रोड्स वगैरह बनवा सकती है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनवा सकती है। उसमें क्या होगा, कुछ भी सरकार जब खर्च करेगी तो लोगों को हायर करेगी, ठीक है, लोगों को जॉब मिलेगी, हाथ में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर आएगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड स्पेंडिंग होगा, लोग पैसा खर्च करेंगे, आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगा देश, ठीक है। तो इससे तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। और आरबीआई यहाँ पे क्या करेगी, रेपो रेट्स वगैरह जो है उनको कम रखेगी, ताकि जब रेपो रेट कम होंगे तो करस्पॉन्डिंग हर बैंक जो अपने कस्टमर्स को लोन देता है, ठीक है, तो वो लोन का जो रेट होगा वो रेट भी कम इंटरेस्ट पे जाएगा, तो कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जब लोन आप इजीली ले सकेंगे तो आपके हाथ में पैसा आएगा खर्च करने के लिए। अगर आपको एक मकान नहीं बनवाना है और होम लोन कम कर दिया जाए तो आप मकान बनवाने की लोन ले लोगे, और जब लोन लोगे तो पैसा अपनी जेब में नहीं रखोगे, उस पैसे को खर्च करोगे, ठीक है। लेबर्स को, आर्किटेक्ट्स को, कारपेंटर्स को, प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियन सबको हायर करोगे, पैसा दोगे, वो आपके सामान बना के आपको देंगे। तो इन सबको आप क्या दोगे, पैसा दोगे, इनके हाथ में परचेजिंग पावर जाएगी, ठीक है, स्पेंडिंग होगी, देश में पैसा खर्च किया जाएगा। तो जो लगातार देश में एक स्लोडाउन आ रहा था वो बढ़ना शुरू, वो हटना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम वापस अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफ्लेशन, कि जब भी देश मंदी से गुजर रहा हो, स्लोडाउन से गुजर रहा हो, उस समय सरकार और सेंट्रल बैंक एक साथ मिलकर रिफ्लेशन लाने की कोशिश करते हैं। फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू सरकार लोगों की डिमांड को बूस्टअप करने के लिए उनके हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करती है, चाहे टैक्सेशन कट करके, ठीक है, चाहे मनी प्रिंट करने की कोशिश करे, या उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करे। और उसके साथ साथ आरबीआई जो है वो अपने मॉनेटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करता है, रेपो रेट वगैरह को कम करके रखता है, ताकि इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सके, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।